हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT SST के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने DSSB के TGT SST के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और आज का ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग 9 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट 3 फीमेल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 फरवरी 1922 को। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई थी और यह गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक जगह पे हुई थी। और इस घटना के पश्चात ही 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में जमींदारी व्यवस्था के बारे में सही है? तो पहला कथन है, जमींदारी उन्मूलन बिल 1949 में पेश किए गए थे। दूसरा कथन है, इसे जवाहरलाल नेहरू तथा जीबी पंत के शक का सामना करना पड़ा। तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल पहला एवं दूसरा कथन सत्य है, जबकि जो तीसरा कथन है वो पूरी तरीके से गलत है, जिसमें लिखा गया है कि इसका उद्देश्य जमींदारी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस में तीसरे स्टेट को नेशनल असेंबली घोषित करने वाले प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीएस ने। तीसरे स्टेट प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को तीसरे स्टेट के लोग मिराबेव और आबे सीएस के नेतृत्व में टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए और स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ लिया कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान नहीं बनाया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, फ्रांसीसी क्रांति लुई 15वां के शासनकाल के दौरान हुई थी। दूसरा कथन है, यह घटनाओं की एक श्रृंखला थी। और तीसरा कथन है, वित्तीय संकट क्रांति के कारणों में से एक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल जो पहला कथन है वो गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति लुई 15वां नहीं बल्कि लुई 16वां के शासनकाल के दौरान हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को एक अधिनियम के माध्यम से पारित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1858 के अधिनियम से। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी से समस्त शक्तियां लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। अर्थात अब भारत पर राज्य सचिव और उनकी 15 सदस्यीय परिषद के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन का शासन चलाया जाएगा और अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सतारा पर कब्जा कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1848 में। लॉर्ड डलहौजी को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड हॉर्डिंग के बाद, और वह एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को लागू किया था और इसके तहत उसने सतारा को 1848 में, जैतपुर संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में और अवध को 1856 में कब्जा कर लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1917 की रूस की क्रांति का नारा क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शांति, भूमि, रोटी और लोकतंत्र। ये 1917 की रूस की क्रांति का नारा था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए डैश में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1733 में। जॉन के ने बुनाई की प्रक्रिया को तेज करने के लिए 1733 में फ्लाइंग शटल वाले करघा का आविष्कार किया था। यह रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक मशीन है जिसका इस्तेमाल कपड़ा बुनाई के लिए किया जाता है। 1941 तक भारत में भी 35% से अधिक फ्लाइंग शटल लग चुके थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9,
साइमन विरोधी आंदोलन का नारा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, साइमन वापस जाओ। ब्रिटिश सरकार ने 1927 ईस्वी में साइमन की अध्यक्षता में भारतीय वैधानिक आयोग का गठन किया था। इसे साइमन आयोग तथा श्वेत आयोग भी कहते हैं। इस आयोग के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे और जब यह आयोग 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा तब सभी ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलवाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जनरल डायर ने। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां जनरल डायर ने चलवाई थी। यह घटना पंजाब में स्थित अमृतसर में घटित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, किस कारण ने रूसी अर्धसामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया? पहला, रूस में सीमित औद्योगिकरण। दूसरा, कृषि में प्रयुक्त सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी रूस में सीमित औद्योगिकरण ने रूसी अर्धसामंती व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अक्टूबर घोषणा पत्र किस क्रांति में जारी किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1905 रूसी क्रांति। अक्टूबर घोषणा पत्र 1905 में रूसी क्रांति के दौरान जारी किया गया था और इस समय रूस में जार निकोलस द्वितीय का शासन था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गुजरात स्थित बारदोली में प्रांतीय सरकार ने 1928 ईस्वी में किसानों से लिए जाने वाले लगान में 22% की वृद्धि कर दी थी। इसी के विरोध में बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 14, डैश की स्थापना 1938 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय योजना समिति। 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और 1938 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। फिर क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान की गई शिकायतों की सूची को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैहियर्स डी डोयांस। फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में पादरी, द्वितीय वर्ग में कुलीन तथा तृतीय वर्ग में जनसाधारण लोग आते थे। फ्रांस में इस विभाजन को स्टेट कहा जाता था। प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग चुनाव होते थे और मतदाता अपने प्रतिनिधियों के लिए शिकायतों की एक सूची तैयार करता था। इसे शिकायती रजिस्टर या कैहियर्स डे डोलियांस कहते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। पहला, सी.आर. दास। दूसरा, मोतीलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 17, टूलूज के डैश ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑर्क बिशप। टूलूज के ऑर्क बिशप ने 1788 में कैलोन का स्थान लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, यूएसएसआर की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो यूएसएसआर में जो रूसी अधिकारी होते थे वो अर्थव्यवस्था किस आधार पर काम करती है इसका हिसाब लगाते थे और 5 वर्ष के लिए लक्ष्य तैयार कर देते थे। इसी आधार पर पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी और यूएसएसआर में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1927 से आरंभ की गई थी, जबकि आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 1928 को माना है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, डैश की घटना 14 जुलाई 1789 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बास्टील। बास्टील की घटना 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुई थी और बास्टील फ्रांस में स्थित पेरिस की जेल है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किसके मध्य हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस और जर्मनी।
ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 को रूस और जर्मनी के मध्य हुई थी। यह एक शांति संधि है जिसमें सोवियत रूस की बाल्शेविक सरकार और केंद्रीय शक्तियों जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया तथा ऑटोमन साम्राज्य के मध्य हुई थी। इस संधि को करवाने में लेनिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उनकी आलोचना भी काफी की गई थी, किंतु बाद में लेनिन ने इस संधि को अपनी भयंकर भूल स्वीकार किया था। फिर अब हम लोग पार्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी दार्शनिक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री थे और समाजवादी लोग वे लोग होते हैं जो समाजवाद के दर्शन में विश्वास करते हैं। समाजवाद एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धांत है जो कि निजी स्वामित्व या संपत्ति के नियंत्रण के बजाय जनता के नियंत्रण की मांग करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 26 जून 1945 के संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया था। यह हस्ताक्षर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है और इसका मसौदा तैयार करने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधियों ने 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की थी। यह 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के समापन पर हस्ताक्षरित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में ब्रिटेन और फ्रांस ने किस वर्ष जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध एक ऐसा संघर्ष था जिसमें 1939 से लेकर 1945 तक दुनिया के लगभग हर हिस्से को शामिल किया गया था। 3 सितंबर 1939 को हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण के जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस युद्ध की अवधि को वाक युद्ध के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बैजियो किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलीपींस। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बैजियो फिलीपींस देश से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अयनवर्ती क्षेत्र में उत्पन्न होता है। यह निम्न वायुदाब वाले अभिसरणीय परिसंचरण तंत्र होते हैं जिनका व्यास 640 किलोमीटर तक होता है। वायु प्रसरण की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल दिशा में होता है। विश्व के विभिन्न भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कैरेबियन सागर व दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन, चीन के पूर्वी एवं दक्षिणी तटीय क्षेत्र चीन सागर व दक्षिण पूर्वी एशिया में टाइफून, भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवात तथा ऑस्ट्रेलिया में विली कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मेन कैम्प किसकी आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर की। मेन कैम्प मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। यह उनकी एकमात्र पूर्ण पुस्तक थी। यह 1925 और 1927 में 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था और इसका एक संक्षिप्त संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, इसकी सतह शुष्क, गर्म और ज्वालामुखीय है। इसकी घूर्णन अवधि लगभग 243 दिन है। दिए गए कथन किस ग्रह का उल्लेख कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र का। शुक्र ग्रह की सतह शुष्क, गर्म और ज्वालामुखी है। इसकी घूर्णन अवधि 243 दिन तथा परिभ्रमण 22.4 दिन में पूरी करता है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह दूसरा ग्रह है और इसका औसत घनत्व, द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पवन गुलाब एक आरेख है जिसका उपयोग जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इस आरेख में केंद्र से अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16। पवन गुलाब एक आरेख है जिसका उपयोग जलवायु डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। इस आरेख में केंद्र से अधिकतम 16 रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जल विज्ञान चक्र में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपघटन।
जल चक्र को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रक्रिया में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण तथा अपवाह शामिल है, जबकि अपघटन जल चक्र का कारक नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है 1904 में आंग्ल फ्रांसीसी एटेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कथन है 1907 में आंग्ल रूसी एटेंट का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला एवं दूसरा दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है? पहला सामूहिक सुरक्षा प्रणाली और दूसरा निशस्त्रीकरण की विफलता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला एवं दूसरा दोनों ही कारण द्वितीय विश्व युद्ध का कारण थे। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक पिरामिड का एक प्रकार है? पहला है संख्या पिरामिड और दूसरा है बायोमास पिरामिड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला एवं दूसरा दोनों, यानी संख्या और बायोमास ये दोनों ही पिरामिड पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार होते हैं। और पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, पहला संख्या पिरामिड, दूसरा बायोमास पिरामिड और तीसरा ऊर्जा पिरामिड। फिर क्वेश्चन नंबर 12, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्रमुख वैज्ञानिक अवधारणा पर आधारित है? पहला महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा, दूसरा समुद्र तल के प्रसार की अवधारणा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना तथा सागर नितल प्रसरण संकल्पना द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, यानी ये दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को निम्न वेग का क्षेत्र कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊपरी मेंटल। फिर क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समुद्री जल के घनत्व को नियंत्रित नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षेत्र। समुद्री जल के घनत्व को तापमान, दबाव और लवणता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, न कि क्षेत्र के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 15, इटली में फांसीवादी तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले राज्य की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सुरक्षा कानून लागू किया गया था। दूसरा कथन है जर्मनी की तुलना में सैन्य उत्पादन में निवेश बहुत अधिक था। फिर तीसरा कथन है यहूदियों का उत्पीड़न फांसीवाद की दमनकारी विशेषता नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल पहला कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक रूप से गठन किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1945 में। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता 51 सदस्य देशों से बढ़कर वर्तमान में 193 हो गई है और संयुक्त राष्ट्र का नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन डैश के वास्तविक अग्रदूत थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समाजवाद। चार्ल्स फूरियर और सेंट साइमन समाजवाद के वास्तविक अग्रदूत थे। चार्ल्स फूरियर एक फ्रांसीसी सिद्धांतकार थे जिन्होंने फूरियरवाद के रूप में जाने जाने वाली प्रणाली की वकालत की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अक्षांश के समानांतर के संबंध में सही है? पहला कथन है अक्षांश की सभी समांतर रेखाएं पूर्व पश्चिम की ओर चलती है। दूसरा कथन है अक्षांश के समानांतर पृथ्वी की सतह पर छोटी वृत्त होती है। तीसरा कथन है उन्हें 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल पहला और दूसरा कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किस पदार्थ के द्रव्यमान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संवहन। पदार्थों के द्रव्यमान के संचलन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ऊष्मा के हस्तांतरण की प्रक्रिया को संवहन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20,
लाभ के स्रोत के रूप में निजी संपत्ति के खिलाफ थे? पहला समाजवादी और दूसरा व्यवसायी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल वन, यानी केवल समाजवादी लाभ के स्रोत के रूप में निजी संपत्ति के खिलाफ थे। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, औसत वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा, सागौन प्रमुख प्रजातियों में से एक है। तीसरा, वे प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी दूसरा और तीसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन गलत है। भारतीय उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में पाए जाते हैं, जहां सागवान, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष प्रमुखता से पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, छोटा नागपुर पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को अंतःस्थ नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है जो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों तक फैला हुआ है। अतः इस पठार का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में नहीं पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कौन सा राज्य देश में कागज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य देश में कागज का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कागज उत्पादन में क्रमशः प्रथम और दूसरे स्थान पे हैं और भारत कागज उत्पादक देश में 10वें स्थान पर आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, जेमू हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम। जेमू हिमनद भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा हिमनद है और इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तथा तेलंगाना राज्य की सीमा पर अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, जवाहर सुरंग नामक एक सड़क सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग नामक एक सड़क सुरंग बनिहाल दर्रा के नीचे अवस्थित है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में है और इसकी लंबाई 2.85 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है जिसकी कुल आबादी 6,10,577 है और यहाँ का लिंगानुपात 890 है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या वितरण की असमानता का विश्लेषण विभिन्न मानदंडों द्वारा किया जा सकता है। कुछ आधार डैश है। पहला, पर्यावास। दूसरा, सांद्रण का पैमाना। तीसरा, गोलार्ध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही असमानता का विश्लेषण करने के विभिन्न मानदंड हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रधान भोजन डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गेहूँ। भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रधान भोजन गेहूं है तथा मुख्य आहार में चावल और गेहूं शामिल किया जाता है। चावल भारत का पहला सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, सुनामी का ऊर्जा प्रवाह डैश पर निर्भर है। पहला, तरंग की ऊंचाई और दूसरा, तरंग की गति। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पहला एवं दूसरा दोनों, यानी सुनामी का ऊर्जा प्रवाह तरंग की ऊंचाई और तरंग की गति दोनों पर निर्भर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका।
विश्व की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क अमेरिका में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 1,50,462 किलोमीटर है और इसके बाद रूस का स्थान है और फिर भारत का। फिर क्वेश्चन नंबर 12, मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, पैमाने का प्रतिनिधित्व करने की प्रतिनिधि भिन्न विधि माप की इकाई से पूरी तरह से स्वतंत्र है। और दूसरा कथन है, वर्नियर पैमाना और विकर्ण पैमाना मानचित्र पैमाने के प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला एवं दूसरा दोनों ही कथन मानचित्र पैमाने के संबंध में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट, दूसरा रजत रेशा क्रांति कपास और तीसरा पीली क्रांति तिलहन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पहला, दूसरा एवं तीसरा तीनों ही सही रूप से सुमेलित है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति डैश में शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2015। भारत में राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 29 सितंबर 2015 में शुरू की गई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण और अनुरक्षण की राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति 2015 में जारी किया। इस नीति में सड़क निर्माताओं के लिए कुल परियोजना लागत का 1% वृक्षारोपण निधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के घटक है? पहला, जोखिम विश्लेषण, दूसरा आलोचनीयता विश्लेषण और तीसरा खतरा विश्लेषण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला, दूसरा एवं तीसरा ये तीनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति से अपना रंग प्राप्त करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में अपना रंग प्राप्त करती है और लाल मिट्टी का विस्तार देश में लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाया जाता है और यह मृदा देश की द्वितीय विशालतम मृदा है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, स्थानीय पवन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला, सांता एना जापान, दूसरा चिनूक अमेरिका, तीसरा फॉन स्विट्जरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी दूसरा और तीसरा सही है, जबकि जो पहला है सांता एना जापान ये गलत है, क्योंकि सांता एना स्थानीय पवन है कैलिफोर्निया का, न कि जापान का। फिर क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन से संस्थागत कारक किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं? पहला, स्वामित्व और दूसरा भूमि काश्तकारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी भूमि काश्तकारी और स्वामित्व ये दोनों ही संस्थागत कारक है जो किसी क्षेत्र की कृषि को प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19, औद्योगिक अवस्थिति के न्यूनतम लागत सिद्धांत के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सही है? पहला, कच्चा माल कुछ ही स्थानों पर होता है, दूसरा श्रम आपूर्ति स्थिर है और तीसरा बाजार केवल विशिष्ट स्थानों पर मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा एवं तीसरा ये तीनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, बाढ़ से बचाव के उपाय के रूप में भवन का निर्माण समुद्र तट से न्यूनतम डैश दूर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 250 मीटर। बाढ़ के बचाव के उपाय के रूप में भवन का निर्माण समुद्र तट से न्यूनतम 250 मीटर दूर होना चाहिए और वर्ष 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना भारत में की गई थी। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 4 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनता पार्टी भारत में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बनी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1977 में। वर्ष 1977 में पहली बार जनता पार्टी भारत के केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बन गई। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा आपूर्ति समय वृहद मुद्रा को व्यक्त करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, M3 एवं M4।
M3 एवं M4 मुद्रा की व्यापक धारणाएं हैं। M4 M3 से व्यापक है। M4 में M3 के अतिरिक्त डाक खानों की जमाओं को भी शामिल किया जाता है। वही M1 इक्वल्स टू जनता के पास करेंसी प्लस मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं होता है। M2 इक्वल्स टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस की कुल जमाएं होता है। M3 इक्वल्स टू M1 प्लस व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमाएं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल की अवधि से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 156। अनुच्छेद 156 का संबंध राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा जारी एक प्रकार का ट्रेजरी बिल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल। 91 दिवसीय ट्रेजरी बिल भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिल है। ट्रेजरी बिल्स अल्प अवधि की प्रतिभूतियां होती हैं जिनके माध्यम से सरकार उधार लेती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक निजीकरण को व्यक्त करती है? पहला, निजी शेयरों की बिक्री, दूसरा सरकारी संपत्ति की बिक्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फर्स्ट एवं सेकंड दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कांसीराम। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांसीराम थे और ये पार्टी भारत में एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन कांसीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में 1 से डैश तक अंक वाले विषय शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 47। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में 47 विषय है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है और समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विवाह और तलाक। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है। विवाह और तलाक समवर्ती सूची का विषय है। इसके अलावा शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन आदि विषय समवर्ती सूची में आते हैं। पशुपालन राज्य सूची का विषय है, जबकि सशस्त्र बल व नागरिकता संघ सूची का विषय है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, संघीय व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शक्ति का मुख्य अधिकार केंद्र सरकार के पास है। यह कथन संघीय व्यवस्था के संबंध में गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, DRABC एक आपदा के बाद प्राथमिक उपचार की स्थिति के लिए एक प्राथमिक मूल्यांकन और कार्य योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा DRBC का सही विस्तार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। DRABC एक आपदा के बाद प्राथमिक उपचार की स्थिति के लिए एक प्राथमिक मूल्यांकन और कार्य योजना है। DRBC का सही विस्तार डेंजर रिस्पॉन्स एयरवे ब्रीदिंग एवं सर्कुलेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का आधार जनसंघ है और 1997 में भारतीय जनसंघ का 4 अन्य दलों के साथ जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी के विघटन के बाद BJS 5 अप्रैल 1980 को एक अलग नाम भाजपा के साथ एक पार्टी के रूप में उभरा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 25 मई 1999 को शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर ने किया और वही कांसीराम ने 14 अप्रैल 1984 को बसपा की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, एक राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण होता है। पहला, जनसंख्या का आकार, दूसरा अर्थव्यवस्था का आकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला एवं दूसरा दोनों ही सही है।
किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण उस राष्ट्र के अर्थव्यवस्था के आकार एवं जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, ममता बनर्जी निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, यानी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजनीतिक प्रतीक का सही है? पहला, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस फूल और घास। दूसरा, भारतीय साम्यवादी दल चश्मा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का जो राजनीतिक दल का प्रतीक चिन्ह है वो है फूल और घास। जबकि अगर बात करें भारतीय साम्यवादी दल का, तो इसका राजनीतिक जो प्रतीक चिन्ह है वो है हथौड़ा, हंसिया और तारा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भारत में मौद्रिक नीति का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉल मनी रेट। मौद्रिक नीति में कॉल मनी रेट भारत में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इन तीनों को ही भारत की मौद्रिक नीति में शामिल किया जाता है। और मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक की उस नीति से है जो मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर के प्रबंधन के लिए अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संबंध में मुद्रास्फीति, विकास आदि जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, समान अवसर पर आधारित समाज। दूसरा, बहुमत के नियम पर रोक लगाकर अल्पसंख्यक अधिकारों का संरक्षण। और तीसरा, अमीर और सुविधा संपन्न लोगों का शासन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल तीसरा, यानी लोकतंत्र की अवधारणा के संबंध में केवल तीसरा कथन सही नहीं है, जो ये कहता है कि अमीर और सुविधा संपन्न लोगों का शासन होता है लोकतंत्र में। फिर क्वेश्चन नंबर 18, डैश गिनी गुणांक मापता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। गिनी गुणांक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को नापता है और ये बताता है कि किसी भी देश में आय की कितनी असमानता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, मात्रात्मक प्रतिबंध आयात और निर्यात को प्रतिबंधित करने के महत्वपूर्ण साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा आयात कोटा का एक प्रकार है? पहला, एक तरफा कोटा। दूसरा, आय कोटा। तीसरा, मिश्रण कोटा। और चौथा, टैरिफ कोटा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ही आयात कोटा का एक प्रकार है, जबकि आय कोटा आयात कोटा का एक प्रकार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए एक ऋण या अग्रिम है जहां पहला, छोटी अवधि की फसलों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज 2 फसली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दूसरा, बिल खरीदे और भुनाए जाने के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पहला एवं दूसरा दोनों ही सही है। अब पार्ट 5 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A प्रारंभिक शिक्षा की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, न कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी प्रथम। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रामीण बैंकों का प्रचार एवं प्रसार। ग्रामीण बैंकों का प्रचार एवं प्रसार करना भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रकार हैं? पहला अध्यक्षीय लोकतंत्र और दूसरा संसदीय लोकतंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पहला एवं दूसरा दोनों, यानी अध्यक्षीय लोकतंत्र और संसदीय लोकतंत्र ये दोनों ही प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रकार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का सदस्य था? पहला जवाहरलाल नेहरू और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों ही संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों में से थे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक सदनीय विधायिका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा में एक सदनीय विधायिका है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इन तीनों ही राज्यों में द्विसदन पद्धति में विधायिका है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्रदान करती है। पहला विचार की, दूसरा अभिव्यक्ति की और तीसरा विश्वास की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा एवं तीसरा तीनों ही। भारतीय संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास इन तीनों की ही स्वतंत्रता प्रदान करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, राजा महेंद्र ने डैश में नेपाल के शाही लोकतांत्रिक संविधान का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1959 में। नेपाल का शाही लोकतांत्रिक संविधान पहला संविधान है जिसे 1959 में अपनाया गया था। शाही लोकतांत्रिक संविधान संविधान सभा के बजाय राजा महेंद्र द्वारा प्रदान किया गया था। महाराजाधिराज महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव 13 मार्च 1955 से 1972 में अपनी मृत्यु तक नेपाल के राजा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ष में फ्रांस में मानव के अधिकारों की घोषणा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1789 में। 1789 में फ्रांस में मानव के अधिकारों की घोषणा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बोलीविया के जल युद्ध का प्रमुख कारण था। पहला, बोलीविया की सरकार ने कोंचबम्बा शहर में जल आपूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया था। दूसरा, अनेक लोगों का पानी का मासिक बिल 1000 रुपये आने लगा, जबकि लोगों की औसत आमदनी 5000 रुपये महीने थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला एवं दूसरा दोनों ही कथन सही है। तो आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT SST के एक और प्रीवियस ईयर पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग DSSB TGT SST के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।